पहाड़ी में आया नहीं हूँ, मैं पहाड़ी में ही पैदा हुआ हूँ। तकरीबन नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल पे घूमता रहता हूँ, बस इस सकाफ़त को लेके कहीं न कहीं जाके अपने गीत संगीत का जो है मजमा वो लगाता हूँ। ये है कि मैं सुनने वालों में से हूँ, मैं आज भी सुनता हूँ। जो शौक़ मुझे बचपन में सुनने की थी वो आज भी है। ये नहीं पता था कि मैं इस स्टेज तक भी पहुँचूँगा। ये अल्लाह का शुक्र है कि चलो आज मैं इस स्टेज पे हूँ कि सोने दुनिया ते फिरन हज़ारां वे सानू चंगा तू लग दे वे एक तू लग दे। यहाँ से मुझे कोई छोटा सा टैलेंट मिलता है ना, तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, आगे लेके जाने की कोशिश करता हूँ। जितना मुझे आता है, जितनी मुझे समझ है, इतना मैं उनको बताता हूँ कि आप सीखें और आगे जाएं। आज कुछ गिने चुने कलाकार हैं जो 5-6 बचे हुए हैं जम्मू कश्मीर में। बाकी किधर गए? बाकी इसीलिए गायब हो गए कि उन्होंने सीखा। सुर संगीत में कोई ज़बान नहीं होती। सुर को समझने वाले जो लोग हैं वो सुरों को समझते हैं, वो म्यूज़िक को समझते हैं, लफ्ज़ों को नहीं समझते। दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं। जुर्म सिर्फ इतना है, जुर्म सिर्फ इतना है, जुर्म सिर्फ इतना है, ओ जुर्म सिर्फ इतना है, उनको प्यार करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल हिंद ग्लोबल प्रेस। मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत शफ़ी। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके सामने एक और स्टोरी लेके हाज़िर हूं। मेरे साथ एक ख़ास शख्सियत बैठे हैं जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, सईद तारक परदेसी साहब। सईद तारक परदेसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अल हिंद को टाइम दिया। जी शुक्रिया। और तारक साहब, मेरा आपसे सवाल रहेगा ये कि आपने ये मौसीकी का जो सिस्टम था, मतलब पहाड़ी में आना और पहाड़ी के गाने गाने, ये कैसे शुरू हुआ और ज़िंदगी कहाँ से स्टार्ट हुई? अभी मतलब आपके बहुत सारे गाने हम सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे मतलब सामने आती है, तो मतलब कैसा आपको फ़ील होता है इस चीज़ में? मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि मैं पहाड़ी गाने गाता हूँ। ये पहाड़ी सकाफ़त के साथ या पहाड़ी कल्चर के साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ था और मेरी जो मदर लैंग्वेज है वो पहाड़ी है। पहाड़ी में आया नहीं हूँ, मैं पहाड़ी में ही पैदा हुआ हूँ जी। और मैं बेसिकली करना के इलाके से हूँ जी। और अभी इस टाइम आपके सामने श्रीनगर में बैठा हूँ। जी। तकरीबन नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल पे घूमता रहता हूँ, बस इस सकाफ़त को लेके कहीं न कहीं जाके अपने गीत संगीत का जो है मजमा वो लगाता रहता हूँ। तो ऐसा मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि ये जो शौक़ था ये बचपन ही से था या फिर इसमें आने का क्या राज था? कहते हैं कि जो शायर होता है या तो वो आशिक मजाज होता है या फिर ऐसी क्या मतलब थी? मतलब नहीं, मैं तो आशिकी का तो कुछ कमेंट कर नहीं सकता हूँ आपको। बहरहाल ये है कि मैं बचपन से मुझे ना गीत संगीत बहुत अच्छे से मतलब पसंद था, सुनता रहता था। मैं आज भी कलाकार हूँ या आपको सुना सकता हूँ या लोग इससे खुश होते हैं, मैं ये समझ मुझे नहीं है मैं गा सकता हूँ। हाँ, ये है कि मैं सुनने वालों में से हूँ, मैं आज भी सुनता हूँ। जो शौक़ मुझे बचपन में सुनने की थी वो आज भी है। मुझे जो भी फ्री टाइम मिलता है मैं अच्छे अच्छे उस्तादों को सुनता हूँ और बचपन से लेके अभी तक ये शौक़ है और जब तक हूँ ये रहेगी। कितनी मुश्किलात आई ये चीज़ सीखने में और कितने लोगों को आपने ट्रेन भी किया, कितने लोग आपसे सीखें? बेसिकली मतलब जहाँ से म्यूज़िक स्टार्ट हुआ मतलब पहाड़ी में जो गाने लिखते हैं, मतलब कंपोज करते हैं, स्टार्टअप में कैसा मतलब किस तरीके से आपने सीखा और आने की शौक़ कितनी थी, लगन कितना था? अभी तक मतलब आप इंटरनेशनल पे नेशनल पे गाते हैं, तो मतलब कैसा फ़ील होता है आपको? मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, लेकिन जब मैं छोटा था मेरे पास इतनी समझ नहीं थी, लेकिन शौक़ था म्यूज़िक को सुनने का। सीखने का तो था ही नहीं, क्योंकि उतनी समझ नहीं थी। ये नहीं पता था कि मैं इस स्टेज तक भी पहुंचूंगा। ये अल्लाह का शुक्र है कि चलो आज मैं इस स्टेज पे हूँ कि आपने इंटरव्यू लेना चाहा या और भी कई चैनल इंटरव्यू लेते हैं या लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं। ये सब अल्लाह की मेहरबानी से है। बचपन में शौक़ था, लेकिन ये इसके रिज़ल्ट क्या होगा ये उम्मीद नहीं थी। जो आज उससे मेरी उम्मीदों से ज़्यादा, मेरी सोच से ज़्यादा मुझे जो शोहरत मिली है, जो नाम मिला है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। और ये शौक़ था मेरा कि मैं कुछ करूं, लेकिन समझ नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना कर पाऊंगा। जी।
हमारे नाज़रीन को कुछ सुनाना चाहें आप, कुछ ऐसी मतलब कोई गाना आपसे सुनना चाहें हमारे नाज़रीन? ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर। ਸੋਹਣੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਿਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਲੱਗਦੇ ਵੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਸਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਲੱਗਦੇ ਵੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਲੱਗਦੇ ਤੇਰੇ ਦਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਲੱਗਦੇ ਵੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਲੱਗਦੇ इश्क मोहब्बत प्यार ईमान होवे जे अमीर कोई तू ही साडी जान इश्क मोहब्बत प्यार ईमान होवे जे अमीर कोई तू ही साडी जाने भावें होमन पे बंगले ते कारां वे सानू चंगा तू लगदे वे एक तू लगदे सोने दुनिया ते कसम हजारां वे सानू चंगा तू लगदे वे एक तू लगदे तेरे ख्यालन शाम सवेरे रब उस वेले सा खसले मेरे तेरे ख्यालन शाम सवेरे रब उस वेले सा खसले मेरे जद तेरी में याद बिसारा वे सानू चंगा तू लग दे वे एक तू लग दे जद तेरी में याद बिसारा वे सानू चंगा तू लग दे वे एक तू लग दे। वाह, बहुत खूब। तो जो हमारे पहाड़ी लड़के जो गाना चाहते हैं, जो म्यूज़िक में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मतलब मैसेज रहेगा? देखिए, मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, छोटा सा आर्टिस्ट हूँ। मैं ख़ुद भी अभी 30 सालों से सीख रहा हूँ, अभी ख़ुद भी इतना पता नहीं है। काबुल बुखारी और वकार खान, ये 2 लड़के हैं। काबुल बुखारी मेरे छोटे भाई हैं। तो मतलब इस तरह से बहुत सारे लड़के और भी हैं जो जिनको मैंने सिखाया है और मैं चाहता हूं कि सीखें। हालांकि मैं करना का रहने वाला हूं, लेकिन मैं पुंछ तक, रजौरी तक, डोडा किश्तवाड़ तक, यानी अपना कंगन, शुपैयाँ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, सब जो जम्मू कश्मीर के खिते हैं, मैं सब जगह मैं जाता हूं और कोशिश करता हूं कि स्कूलों में या गांव में जहां से मुझे कुछ छोटा सा टैलेंट मिलता है ना, तो मैं उसको सपोर्ट करता हूं, आगे लेके जाने की कोशिश करता हूं। जितना मुझे आता है, जितनी मुझे समझ है, इतना मैं उनको बताता हूं कि आप सीखें और आगे जाएं।
तारिक साहब, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि जैसे वक्त बदलता गया, पहले सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, अब सोशल मीडिया का ज़माना आ चुका है और वक्त के साथ हर चीज़ तब्दील होती गई और म्यूज़िक में भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई। तो मुझे ये बताइए, जब तब्दीलियाँ आने लगी तो आपको कितनी मुश्किलात आने लगी उसके साथ साथ? जब जितनी तब्दीलियाँ आई, जैसे आपने वकार साहब की बात की, काबुल साहब की बात की, उन्होंने भी म्यूज़िक में बहुत तब्दीलियाँ लाई और एक उस दर्जे पे ला के खड़ा कर दिया है म्यूज़िक को कि आप एक यंग जनरेशन, हम जैसे कहें तो यंग जनरेशन भी उसको सुनना पसंद करता है, जबकि अब पहले के म्यूज़िक को हम देखेंगे बहुत सारे यंग जनरेशन है जो उसको सुनना नहीं पसंद करती, लेकिन आज काबुल साहब का या वकार साहब का गाना सुनने को वो पसंद करते हैं। तो उसमें आपको कितनी मुश्किलात आने लगी? देखें, मैं बताऊं कि अजी जो चेंजिंग की आपने बात कही, ये शायद 95 से 2000 के बीच में, ये 4-5 सालों में ये चेंजिंग पहले मैंने लाई। मुझसे पहले जो उस्ताद हुजरात थे, कलाकार लोग, उनका गाने का एक तरीका बिल्कुल अलग था, जिनको सिर्फ बुज़ुर्ग लोग ही सुनते थे। जब मैं 92 से मैंने स्टार्ट किया तो 2-4 साल तो मुझे भी लगे थोड़ा फील्ड को समझने में। 95-96 से मैंने अच्छे से फील्ड संभाली। ने इनको लोगों को डिजिटल म्यूज़िक में कैसेटें, सीडीज़, वीडियो, ये चीज़ें दी। तो तकरीबन यंग जनरेशन जो है, नौजवान लोग जो हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को पसंद किया और सुनने लगे और लोगों को समझ आई कि पहाड़ी कल्चर क्या होता है, पहाड़ी ज़बान क्या होती है। हालांकि ज़रूरी नहीं है जो हम कैसियो बजाते हैं वो पहाड़ी कल्चर का हिस्सा है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा लोगों का टेस्ट चेंज करने के लिए हमने ऐसा डिजिटल म्यूज़िक लाया कि लोगों को के कानों को सुकून मिले, उनको अच्छा लगे, तब वो सुनेंगे। यानी यहाँ तक कि पहाड़ी लोग तो पहाड़ी हैं, जो कश्मीरी हैं वो भी सुनते थे, हाँ, और आज भी सुनते हैं। तो आज फिर 2010, 12, 15 के बाद मतलब काबुल बुखारी जैसे आर्टिस्ट जब मार्केट में आए, उन्होंने मुझसे भी ज़्यादा और इस चीज़ को अलग से चेंजिंग दी। तो ये कहने की बात यह है कि जब मैंने शुरुआत की थी, जब मैं नया नया था, मुझे याद है हम जब कैसेटें मतलब रिकॉर्ड करते थे कंपनियों में, लोग टेप रिकॉर्ड में सुनते थे, तब इतनी भीड़ थी कलाकारों की, मेरे ख्याल में 100 कलाकार होता था। रेडियो पर नंबर नहीं आता था गाने का, 3-3, 4-4 महीने के बाद नंबर लगता था, ये सभी कलाकार हैं, सभी कलाकार हैं कैसेटों के दौर में, उसके भी सुनना, उसके भी सुनना। लेकिन आज कुछ गिने चुने कलाकार हैं जो 5-6 बचे हुए हैं जम्मू कश्मीर में। बाकी किधर गए? बाकी इसीलिए गायब हो गए कि उन्होंने सीखा नहीं। इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो सीखना है। अगर आप सीखोगे, दुनिया का टेस्ट जैसे जैसे चेंज होता है, ऐसे ऐसे आप उनको वही वैरायटी उनके हिसाब से, उनके टेस्ट के हिसाब से आप चीज़ें देंगे, तो आप मार्केट में लास्ट दम तक आप टिक सकते हैं, रह सकते हैं। अगर आपके पास सिखलाई नहीं है तो जो आप बैठ कहते थे वो आज सुनते नहीं, तो आप फिर बैठ जाएंगे। तो वो मार्केट में 50-100 लोग बैठ गए, अब 4-5 लोग बचे हुए हैं। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखेंगे जो लोग तो उनको हर तरह की चीज़ जो है मार्केट में जो लोगों की पसंद है वो आप गा के उनको दे सकते हैं, तो आपकी जो वैल्यू है वो बरकरार रहेगी, ये चीज़। तो सर मुझे आप ये बताते चलें कि जैसे लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इशू आता है सोसाइटी में, तो आपको कितना ज़्यादा इशू आया लैंग्वेज की वजह से सोसाइटी में? नहीं, मुझे कोई इशू में कोई दिक्कत नहीं। हमारे जो शो होते हैं, जैसे अपना ये कश्मीर हाट है, नमाज जिसे कहते हैं, तो यहाँ कभी कल्चरल एकेडमी है या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, जब ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वहाँ कश्मीरी आर्टिस्ट भी होते हैं, वहाँ डोगरे भी होते हैं, वहाँ पहाड़ी भी होते हैं, वहाँ गोजरी भी होते हैं, वहाँ शीना वाले भी होते हैं, लद्दाखी भी होते हैं। हमें कोई किसी के साथ कुछ नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है जो कश्मीर के कश्मीरी बोलने वाले ए ग्रेड के जो आर्टिस्ट हैं, उनके नाम के साथ मेरा नाम भी आता है। हाँ, ज़बानें अपनी अपनी हैं, लेकिन सुर संगीत में कोई ज़बान नहीं होती। सुर को समझने वाले जो लोग हैं वो सुरों को समझते हैं, वो म्यूज़िक को समझते हैं, लफ्ज़ों को नहीं समझते। लफ्ज़ को मेरे लोग ही समझेंगे, जो मेरी ज़बान के लोग हैं वही समझेंगे, लेकिन हमें कोई मुश्किलात नहीं है। हम तो मिलकर काम करते हैं। एक गाना अभी कश्मीरी का चला, अभी पहाड़ी का चलेगा, फिर गोजरी का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर मुझे ये बताएं, देखें जैसे नई जनरेशन जो है, ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे होते हैं टैलेंट जो सीखना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, मोस्टली उनको प्लेटफॉर्म की कमी होती है। तो क्या जो इस वक्त कलाकार हैं उनकी तरफ से अगर उनको ट्रेनिंग मिले या प्लेटफॉर्म मिले, क्या ऐसा आपके दिमाग में कुछ है कि आप कोई अपनी एकेडमी खोलने का प्लान या कुछ ऐसा तरीका जिसकी वजह से जो नए कलाकार हैं उनको एक फील्ड मिल जाए, हम एक प्लेटफॉर्म कहेंगे, प्लेटफॉर्म मिल जाए ताकि उस पर सीख सकें और आगे आ सकें? देखिए, सबसे पहली बात है कि आज मतलब हमारे सियासी तौर पे बड़े बड़े जो लोग बैठे हैं, उनका नारा ये है कि हमारा इंडिया जो है ये डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया बनने को जा रहा है, हम ये हैं वो। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि एक लेबर जो है, मज़दूर जो है,
वो मजदूरी भी नहीं कर सकता है जब तक उसके पास पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, पढ़ाई इतनी ज़रूरी हो गई है। और आप इस पढ़ाई में जो एजुकेशन है उसमें सब्जेक्ट है म्यूज़िक, और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट नहीं है। यानी आप डॉक्टरी अगर करते हैं तो 12वीं करने के बाद आप 5 साढ़े 5 साल में आप एंट्रेंस दे के आप डॉक्टरी सीख सकते हैं, डॉक्टरी कोर्स कर सकते हैं। तो म्यूज़िक की PhD जो है ये 11 साल में होती है, ये उससे भी बड़ा कोर्स है। तो लेकिन ये जो हमारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में अवेलेबल है, तो लोगों को, बच्चों को सीखना चाहिए। उससे आसान तरीका कोई है ही नहीं। तारिक साहब, आपने अभी अभी कहा कि आप नुसरत साहब के फ़ैन हैं, तो कुछ लफ्ज़ या कुछ ऐसे बोल उनके हमें गाकर सुना दीजिए। जी ज़रूर सुनाऊँगा। मैं उनको सुबह उठते ही सुनता हूँ और रात को सोते समय फिर सुनता हूँ। मैं उनकी एक चीज़ सुनाता हूँ आपको। दिल पे जख्म खाते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं। दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं। जुर्म सिर्फ इतना है, जुर्म सिर्फ इतना है, जुर्म सिर्फ इतना है, ओ जुर्म सिर्फ इतना है। उनको प्यार करते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं। उनके एक तगाफुल से टूटते हैं दिल कितने, उनके एक तगाफुल से टूटते हैं दिल कितने। उनकी एक तवज्जो से, उनकी एक तवज्जो से कितने जख्म भरते हैं। उनकी एक तगाफुल से लाख वो गुरेज़ा हो, लाख दुश्मने जाओ, लाख वो गुरेज़ा हो, लाख दुश्मने जाओ। दिल का, अरे दिल का क्या करे साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं। दिल का क्या करे साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं। दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं। जुर्म सिर्फ इतना है, उनको प्यार करते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं।